नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। साथियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं लोअर पीसीएस की, आरओ की या किसी भी ऐसे एग्जाम की इसमें जीएस आ रही है तो ये सीरीज बिल्कुल आपके लिए है। इस सीरीज में हम पूरा का पूरा जीएस कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं मेडाइवल इंडिया का। और मेडाइवल इंडिया में हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल शासन। मुगल शासन में हमने बाबर को पूरा का पूरा कवर कर लिया था। बाबर को पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे हुमायूं के संदर्भ में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपदा प्रबंधन की भी क्लासेस चल रही हैं, लोअर पीसीएस या यूपीएससी के बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, उनको भी आप देख सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं हुमायूं को। देखिए, हुमायूं की अगर हम बात करें तो हुमायूं का पहले बेसिक परिचय हम लोग ले लेते हैं। हुमायूं के पिता कौन है? देखो, हुमायूं के पिता है बाबर, सबको पता है। हुमायूं के जो पिता हैं वो है बाबर। और हुमायूं की माता की अगर हम बात करें कि इसकी माता कौन है, तो इसकी माता का नाम है माहम सुल्ताना। हालांकि माता पिता के नाम एग्जाम के लिए इतने ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो पेपर में नहीं आते हैं, लेकिन हाँ जान लो, ठीक है। माहम सुल्ताना इसकी माता जी का नाम है। और अगर हम देखें कि इसका जन्म कहाँ हुआ है, तो इसका जन्म हुआ है काबुल में, ठीक है। इसका साथियों जन्म हुआ है काबुल में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था बाबर के ही संदर्भ में कि बाबर के साथ इसने, जब बाबर ने भारत पर हमला किया तो ये उस समय बाबर के साथ था। और इसने दिल्ली को जीतने में, आगरा को जीतने में, बहुत सारे क्षेत्रों को जीतने में बाबर की सहायता करी। 1530 में जब बाबर की मृत्यु हो गई आगरा में, तो इसके बाद इसका राज्याभिषेक हुआ, आगरा में ही राज्याभिषेक हुआ। और बाबर का ऐसा नहीं है कि इकलौता पुत्र हुमायूं ही है, इसके और भी पुत्र हैं, यानी बाबर के कुछ भाई भी, मतलब हुमायूं के कुछ भाई भी हैं। अगर हम ये देखें कि हुमायूं के भाई कौन कौन से हैं, तो उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ कि हुमायूं के भाई कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है अस्करी, कामरान और हिंदाल। ये इसके 3 भाई हैं। और चौथा स्वयं कौन है? चौथा स्वयं हुमायूं है। तो बाबर के हम कहें कि 4 बेटे हैं, जबकि हुमायूं सबसे बड़ा है, याद रखना, और ये लोग छोटे हैं। कामरान, अस्करी, हिंदाल, हुमायूं, ये 4 बेटे हैं बाबर के, यानी हुमायूं के 3 भाई हैं। अब जब बाबर मरा तो बाबर के, अब चूंकि बाबर ने क्या है, जिन क्षेत्रों को जीता था, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े, उन क्षेत्रों को बाबर बस जीत ही पाया था। और इधर उन क्षेत्रों को बाबर ने जीता और उधर बाबर की मृत्यु हो गई। तो बाबर ने क्षेत्रों को जीत तो लिया था, लेकिन उन क्षेत्रों को संगठित नहीं कर पाया था, या उन क्षेत्रों में प्रशासनिक सुविधा नहीं थी। तो जब हुमायूं गद्दी पर बैठा, जब आगरा में इसका राज्याभिषेक हुआ, तो राज्याभिषेक के समय इसके पास कुछ गंभीर समस्याएं थी, है ना। अगर हम उन समस्याओं की बात करें, राज्यारोहण के समय क्या क्या समस्याएं थी, तो उनकी बात करते हैं कि जब ये गद्दी पर बैठा तो इसके पास कौन कौन सी समस्याएं थी जिससे इसको जूझना पड़ा। तो राज्यारोहण के समय, यानी गद्दी पर बैठते समय, इसके पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, जरा उनकी बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हमने जो समस्या देखी, यहाँ पर जो सबसे पहली प्रॉब्लम थी इसकी, वो थी अस्थिर राज्य। यानी क्षेत्र जीत तो लिए गए थे, जैसे राजपूताना का बहुत बड़ा एरिया जीत लिया गया था, बंगाल को भी जीत लिया गया था, बिहार को भी जीत लिया गया था, दिल्ली पर कब्जा हो ही रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी इन क्षेत्रों को जीतने का मतलब ये था कि यहाँ के शासकों को मार कूट के भगा दिया गया। लेकिन इन क्षेत्रों पर अभी प्रॉपर बाबर का या उसके पुत्र हुमायूं का कब्जा नहीं था। तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि जो शासन तंत्र था वो अस्थिर था। इनके पास दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी प्रशासनिक दुविधा। भाई, राज्यों क्षेत्रों को जीत तो लिया, लेकिन वहाँ का प्रशासन किस तरीके से चलाना है, ये एक इसके सामने गंभीर दुविधा थी। और तीसरी जो समस्या जो खुद बाबर इसके लिए खड़ी कर गया था गद्दी पर बैठते समय, जो उसकी तीसरी सबसे बड़ी समस्या थी, जिसका कारण खुद बाबर था, वो था तैमूरी परंपरा। वो क्या थी? वो थी तैमूरी परंपरा। अब तैमूरी परंपरा में क्या था बेसिकली, कि बाबर ने मरते समय अपने सबसे बड़े पुत्र हुमायूं को अपने पास बुलाया और कहा कि जैसे हमारी जो परंपरा चलती आई है, जैसे जो हमारी वंश परंपरा चलती आई है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम अपनी संपत्ति का अपने सभी बेटों में बराबर का बंटवारा करते हैं। तो मेरी ये इच्छा है कि मेरे मरने के बाद मेरा जो शासन है, जो मेरा जो क्षेत्र है, जो मैंने भारत का क्षेत्र जीता है,
उसको तुम अपने भाइयों में बराबर बराबर बांट लेना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये हुमायूं को कह के गया था। अब हुमायूं की हम बात करें तो हुमायूं का यहाँ पर एक चरित्र भी हमें दिखाई देता है कि हुमायूं एक तरीके से पितृभक्त था, यानी एक अच्छा बेटा था हुमायूं। और अगर हुमायूं चाहता तो अपने पिता की सलाह को बिल्कुल इग्नोर कर देता, क्योंकि सबसे बड़ा भाई था तो राजा बन जाता। लेकिन चूंकि वह, हम कहें कि इस मामले में वह अच्छा इंसान था, तो उसने क्या किया, उसने अपने राज्यों को, जो भी राज्य उसको मिले थे, जो भी क्षेत्र उसने जीते थे, उसको अपने भाइयों में बांट दिया। जैसे कहाँ कहाँ किसको क्या क्या मिला, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे अगर हम कामरान की बात करें कि कामरान को उसने क्या दिया, तो कामरान को उसने काबुल और कांधार दे दिया। उसने कहा काबुल और कांधार तुम ले लो। अस्करी की अगर हम बात करें साथियों, तो अस्करी को उसने संभल का इलाका दे दिया। संभल भी दे दिया। ना केवल संभल दे दिया, बल्कि इसको गुजरात का गवर्नर भी उसने बनाया, तो ये भी इसको दे दिया। हिंदाल की अगर हम बात करें, हिंदाल को उसने क्या दिया, तो हिंदाल को उसने मेवात और अलवर का एरिया, यानी राजस्थान का एरिया उसको दे दिया उसने। बचा स्वयं, तो खुद के लिए उसने क्या रखा, तो खुद के लिए उसने रखा दिल्ली और लाहौर। तो आप ये देखिए कि जो भी इतना बड़ा राज्य था, उस राज्य को उसने अपने भाइयों के साथ बांट लिया। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि जो राज्य का जब बंटवारा हुआ, तो केवल राज्य का बंटवारा नहीं हुआ, सबसे बड़ी चीज सेना का बंटवारा हो गया। और जब सेना बट गई 4 हिस्सों में, तो ऑब्वियस बात है सेना कमजोर हो गई। और इसका असर हम तब देखेंगे जब युद्ध होगा चौसा का और कन्नौज अथवा बिलग्राम का। इसका बहुत बड़ा असर पड़ा, क्योंकि जब आपने पूरे क्षेत्र को बांट दिया, तो कुछ सेना कामरान के पास चली गई, कुछ अस्करी के पास चली गई, कुछ हिंदाल के पास चली गई। इनके पास सेना का चौथा हिस्सा ही तो बचा। अब जब सेना कमजोर हो गई, तो केवल सेना ही कमजोर नहीं हुई है, आपका राज्य भी कमजोर हो गया। उस पर कोई भी हमला करके आपको पराजित कर सकता है। दूसरा, प्रशासनिक दुविधा इससे खड़ी हुई, केवल राज्य थोड़ी बटा, अधिकारी भी तो बटे, योग्य अधिकारियों का, कर्मचारियों का बंटवारा हो गया। तो बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर खड़ी थी जब गद्दी पर बैठा कौन, जब गद्दी पर बैठा साथियों हुमायूं। लेकिन चलिए कोई नहीं, हुमायूं के चरित्र का ये एक अच्छा पहलू हम कह सकते हैं कि हुमायूं बहुत ही संघर्षवान था। ये तो हमें मानना पड़ेगा कि हुमायूं जो है वो बहुत ज़्यादा ही जुझारू प्रवृत्ति का है। जैसे अभी चुनाव का वक्त आने वाला है, तो लोग लिखवाते ना कि ये है कर्मठ जुझारू प्रत्याशी। तो एक्चुअल में देखा जाए तो हुमायूं वास्तविकता में जुझारू था, कर्मठ था, क्योंकि एक समय में उसके पास सब कुछ है। अभी हम देखेंगे चौसा का युद्ध होगा, कन्नौज का युद्ध होगा, सब कुछ चला जाएगा, बिल्कुल जीरो हो गया, और फिर से वह खड़ा होगा और फिर से अपना साम्राज्य स्थापित करेगा। तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हाँ, वह जुझारू तो था। तो इन सब समस्याओं के बीच ये गद्दी पर बैठा, लेकिन फिर भी इसने तय किया कि चलिए जो भी हमें मिला है उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। और कुछ क्षेत्रों को इसने जीता और कुछ क्षेत्रों को इसने दोबारा से अपने कंट्रोल में लिया। जैसे अगर हम देखें तो अगर हम इसके विजय अभियान देख लेते हैं, तो अगली आप हेडिंग चाहो तो लगा लो, विजय अभियान, कि किन किन क्षेत्रों को इसने जीता। तो विजय अभियानों में चलिए देखते हैं। विजय अभियानों में सबसे पहला विजय अभियान है 1531 का, यहाँ पे लिख लो कलिंजर अभियान। ठीक है, पहला अभियान नोट कर लो 1531 का कलिंजर अभियान। कलिंजर किससे जीता है इसने, तो कलिंजर इसने जीता है, इस समय तत्कालीन राजा थे प्रताप रुद्रदेव। ये प्रताप रुद्रदेव अलाउद्दीन खिलजी वाले नहीं है, वो अलग है, ये अलग है। वो प्रताप रुद्रदेव तेलंगाना वाले थे, ये अलग है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा विजय अभियान जो हुमायूं के द्वारा किया गया साथियों, वो दूसरा विजय अभियान है 1531 में ही चुनार का घेरा। इसको बस आप लोग याद रखना, चुनार का घेरा। और चुनार का घेरा में इसका विरोध कौन कर रहा है, तो शेरशाह सूरी कर रहा है। शेरशाह सूरी इसका विरोध कर रहा है चुनार के घेरे में। और तीसरा अगर हम बड़ा विजय अभियान देखें, जो कि है 1539 में, और 1539 में क्या होता है साथियों, 1539 में दिल्ली सल्तनत का एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य जो कि था बंगाल, वहाँ पर कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया और बंगाल को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया मुगलों से। इसकी सूचना जब हुमायूं को मिलती है, तो हुमायूं अपनी सेना लेकर के 1539 में
बंगाल पहुंचता है। ठीक है, और बंगाल जब पहुंचता है तो जब आप बंगाल जाओगे दिल्ली से तो रास्ते में पड़ेगा बिहार। बिहार में उस समय कौन बैठा है? बिहार में बैठा है शेरशाह सूरी। चूंकि ये चुनार के घेरे में शेरशाह सूरी को पराजित कर चुका है, तो इस बार जब ये शेरशाह सूरी से मिला, क्योंकि आप बंगाल जाओगे तो बिहार पड़ेगा बीच में, जब बंगाल जाते समय बिहार बीच में पड़ा तो शेरशाह सूरी इसके सामने नतमस्तक हो गया। बोला महाराज आप आ गए, कोई दिक्कत नहीं है और मैं बिल्कुल आपका स्वागत करूंगा, जो भी सुविधाएं मेरी तरफ से आपको दी जा सकती हैं मैं दूंगा। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया साहब, और बंगाल विजय अभियान में इनको जाने दिया। और बंगाल विजय अभियान जो है पूरा कर लिया जब हुमायूं ने, तो जब बंगाल को जीत लिया, तो बंगाल में जीतने के बाद कुछ दिन हुमायूं बंगाल में ही रहा, और ना केवल बंगाल में रहा बल्कि बंगाल का नाम भी बदल के उसने क्या कर दिया, उसने रख दिया जन्नताबाद। ठीक है, जन्नताबाद। ऐसा क्यों? तो हुमायूं के बारे में ये भी कहा जाता है कि हुमायूं जो है अफीम का शौकीन था। मतलब मुगलों में ऐसा रहा है कि लोग अफीम के शौकीन रहे हैं। चाहे हम हुमायूं की बात करें या आने वाले समय में हम देखेंगे शाहजहां, तो शाहजहां भी बहुत तगड़ा शाहजहां भी बहुत तगड़ा अफीम का शौकीन था। तो अफीम का सेवन ये लोग करते थे। तो हो सकता है बंगाल में जीतने के बाद हुमायूं ने बहुत सारी अफीम का सेवन किया हो। अफीम भांग हम लोग जानते हैं कि इसको खाने के बाद आदमी जो है अलग ही स्तर पे चला जाता है। तो बहुत हद तक संभव है कि इन्होंने जब अफीम खाई हो तो अलग ही दुनिया में पहुंच गए और कहा कि अब तो यही जन्नत है, और इसीलिए इसका नाम उन्होंने बंगाल का नाम बदल के कर दिया जन्नताबाद। तो ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ से जब ये वापस लौटते हैं, जब बंगाल जीत लिया, अब बंगाल में रुके थोड़ी रहेंगे, बंगाल में कुछ दिन रुके, उसके बाद वहाँ से अपना लाव लश्कर लेकर अब ये वापस जब दिल्ली आ रहे हैं, तब इनको रोकने का प्रयास करता है कौन? इनको रोकने का प्रयास करता है शेरशाह सूरी। और तब जाकर के साथियों, तब जाकर के जून 1539 में एक बहुत ही फेमस युद्ध हुआ जिसे हम कहते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ है? तो हम सब लोग जानते हैं। चौसा का युद्ध हुआ है हुमायूं और दूसरी इसमें पार्टी है शेरशाह सूरी। ठीक है, वापस लौटते समय शेरशाह सूरी ने इनको घेर लिया। और कहाँ घेरा? चौसा में। चौसा में ही क्यों घेरा? क्योंकि चौसा का जो मैदान है, यानी एक तरफ से आ रही है गंगा नदी और एक तरफ से आ रही है कर्मनाशा नदी, और इसके बीच में है ये चौसा। तो यहाँ पर साहब इनकी सेना विश्राम कर रही थी। किसकी? हुमायूं की। ठीक है, इस जगह पर। और इधर से साहब घेराबंदी कर ली किसने? इधर से घेराबंदी कर ली शेरशाह सूरी ने। ठीक है, ये महीना कौन सा है? ये महीना है जून का। कहा जाता है कि कुछ समय तक ये दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी रहीं, युद्ध नहीं हुआ। लेकिन युद्ध क्यों नहीं हुआ? तो कहा जाता है कि इसके पीछे शेरशाह सूरी की बुद्धिमानी थी, शेरशाह सूरी का दिमाग था। शेरशाह सूरी ने साथियों क्या किया? शेरशाह सूरी ने ये विचार किया कि अगर मैं कुछ दिन और रुका रहूं तो क्या होगा? जून के अंतिम महीनों में हमें देखने को मिलता, या जून के अंतिम सप्ताह में या मध्य जून के आसपास बारिश होती है, मानसून आता है। और मानसून आने से क्या होगा? मानसून आने से गंगा और कर्मनाशा का स्तर बढ़ जाएगा। जब गंगा और कर्मनाशा का स्तर साथियों बढ़ जाएगा तो ऐसी स्थिति में बाढ़ आ जाएगी, और जब बाढ़ आ जाएगी तो जितनी भी तोपें बारूद हुमायूं अपने साथ लेकर के आया है वो सब बर्बाद हो जाएंगे, चलेंगे ही नहीं। और एक दिन ऐसा ही हुआ, रात्रि में गंगा और कर्मनाशा में बाढ़ आ गई, जिससे इनकी तोपें और बारूद बंदूकें सब खराब हो गए। और उसी रात शेरशाह सूरी ने हमला कर दिया किसके ऊपर? हुमायूं के ऊपर। और हुमायूं को बुरी तरीके से, क्योंकि इसकी कल्पना इन्होंने नहीं की थी, और बुरी तरीके से इनको यहाँ से पराजित किया। ना केवल पराजित किया बल्कि जान के लाले पड़ गए हुमायूं के। और हुमायूं को उसने इतना बुरी तरीके से हराया कि जान को बचाने के लिए हुमायूं गंगा नदी में कूद गए। गंगा में कूद गए जान बचाने के लिए, और डूबने लगे। जब डूबने लगे तो इनको बचाने के लिए एक व्यक्ति, जब क्योंकि ये डूब रहे थे, है ना, रात भर युद्ध चला, सुबह के समय ये गंगा में कूद गए, तो एक व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा था, वो पानी भरने आया था गंगा में, गंगा नदी में वो पानी भरने आया था। और उस व्यक्ति का नाम था निजाम भिश्ती। निजाम भिश्ती। भिश्ती कौन होते हैं भैया? भिश्ती होते हैं मुसलमानों में, भिश्ती वो जाति होती है
जो पानी भर के लाती है। पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग जो है चमड़े के, खासकर बकरी का चमड़ा जो होता था उसके बड़े बड़े बैग बनाते थे, उसमें पानी भरते थे और उसे बॉटल की तरह यूज़ करते थे। तो निज़ाम भिश्ती जब यहाँ गंगा में पानी भरने आया तो उसने देखा हुमायूं डूब रहे हैं, तो उसने हुमायूं को बचा लिया। हुमायूं बाहर निकल आए और फिर हुमायूं ने उसे अपना परिचय दिया कि मैं हुमायूं हूँ, दिल्ली का सम्राट हूँ। और चूँकि जब कह दिया मैं सम्राट हूँ दिल्ली का, तो निज़ाम भिश्ती ने कहा कि साहब हमने आपकी जान बचाई है, कुछ दो हमें। तो उसने कहा अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जिस दिन मैं सक्षम हो जाऊँगा उस दिन आपको कुछ ना कुछ दूंगा। और कहा जाता है कि जब हुमायूं ने 1555 में दोबारा से अपना राज्य हासिल किया तो निज़ाम भिश्ती को बुलाया और निज़ाम भिश्ती से पूछा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो निज़ाम भिश्ती भी होशियार व्यक्ति था, उसने कहा साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बना दो एक दिन का राजा, है ना, एक दिन का राजा, एक दिन का बादशाह मुझे बना दो। और एक दिन का राजा जब निज़ाम भिश्ती बना तो ये क्या कर सकता था, हम और आप होते तो अंधाधुंध मौज लेते, क्यों राजा बन गए, अब तो अंधाधुंध मौज, दारू पार्टी शराब सब कुछ चलेगा, नाच गाना। इसने वो तो किया ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ एक काम और किया जिससे इतिहास में अमर हो गया, वो ये कि निज़ाम भिश्ती ने एक दिन का राजा बनकर चलाए चमड़े के सिक्के। क्योंकि कौन था ये था निज़ाम भिश्ती, तो चमड़े से इसका लगाव था, तो इसने कहा मैं चमड़े के सिक्के चलाऊंगा। एक दिन चमड़े के सिक्के चले, अगले दिन वो खत्म हो गए क्योंकि राजा की पावर खत्म हो गई, लेकिन निज़ाम भिश्ती अपना नाम अमर इतिहास में कर गया। अब जो भी व्यक्ति हुमायूं पढ़ेगा, चाहे पेपर में आने के लिए पढ़े या जानकारी के लिए पढ़े, वो निज़ाम भिश्ती को भी पढ़ेगा। तो भैया ये बुद्धिमानी थी इसकी, हमें मानना पड़ेगा। अब हुमायूं वापस लौटते हैं, हुमायूं गंगा में कूद गए, इसने बचा लिया और हुमायूं फिर से भाग रहे हैं। भागते भागते जब हुमायूं मैदान छोड़ के भाग गए तो शेरशाह सूरी ने सोचा कि अब ये कमज़ोर है, इसको बिल्कुल ही समाप्त कर देना चाहिए, और हुमायूं का पीछा करने लगा शेरशाह सूरी। और फिर एक युद्ध हुआ ठीक एक वर्ष बाद, मई 1540 में, और इस युद्ध को हम कहते हैं कन्नौज का युद्ध। कन्नौज, या हम कहें बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं इसे, कन्नौज का। एक सेकंड ये हो रहा है, हाँ जी चलिए, इसे हम कहते हैं कन्नौज का युद्ध। और कन्नौज का युद्ध कब हुआ है, ये हुआ है 1540 में, ठीक है, मई 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ है। पार्टी कौन है, वही पार्टी है, दोनों हुमायूं हैं और दूसरी तरफ है शेरशाह सूरी। इनके बीच फिर लड़ाई हुई और इस बार शेरशाह सूरी ने हुमायूं को न केवल पराजित किया बल्कि इतना बुरी तरीके से इसको कमज़ोर कर दिया कि यहीं से, इसी के बाद से हुमायूं भारत छोड़ने पर मजबूर हो गया। यानी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ दिया, इसको भारत से बिल्कुल बाहर ही कर दिया कि यहाँ से भाग जाओ तभी तुम्हारी सलामती है, वरना तुम्हें उड़ा दिया जाएगा। और जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि हुमायूं भारत छोड़ने पर मजबूर हो गया, हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। और इसमें समस्या ये थी, ये जितनी भी हारें हो रही हैं, देखिए, चाहे तो हार हम देखें कन्नौज के युद्ध की, और चाहे हम हार देखें चौसा के युद्ध की। अगर हम थोड़ा कारणों की बात करें कि आखिरकार हुमायूं हार क्यों रहा है, हारने के कारण क्या है, युद्ध में हार के कारण क्या है, तो युद्ध में हार के कारण भी थोड़ा आपको समझ लेने चाहिए कि आखिरकार युद्ध में हार के कारण क्या है। देखिए, सबसे पहला कारण क्या है, भाइयों का सहयोग नहीं। यानी जो इसके भाई हैं, अस्करी, हिंदाल, कामरान, इनके पास भी तो सेना है, लेकिन इनमें से किसी ने भी हुमायूं की सहायता नहीं करी। जबकि आप ये देखो, हुमायूं ने खुद अपनी जेब से निकाल के इनको राज्य दिया था, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं। दुष्ट लोग हैं, दुष्ट प्राणी हैं। तो भाइयों का सहयोग नहीं। अगर भाइयों का सहयोग मिलता तो जो इसकी सेना एक थी वो 4 गुनी ना हो जाती भाई, 3 उनकी भी तो सेनाएं थी। तो भाइयों का इसको सहयोग नहीं मिला, ये एक सबसे बड़ी चीज़ थी। भाई अगर सपोर्ट करते तो कुछ इतिहास और होता, लेकिन भाइयों ने सपोर्ट नहीं किया, कमज़ोर हो गया भाई, तो फिर ये स्थिति आई। दूसरा, यहाँ पर अगर हम ये कहें कि हुमायूं की सेना कमज़ोर है ना, इससे बेहतर ये कहना होगा कि शेरशाह सूरी अधिक बुद्धिमान है। शेरशाह सूरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो शेरशाह सूरी कोई ऐसा नहीं है कि किसी राजा का पुत्र है और फिर जाकर के जो है राजा बन गया, नहीं, वो जीरो से शुरू हुआ। जैसे अगर हम देखें तो शेरशाह सूरी जो है, जब
जब बाबर भारत आया तो वह बाबर के साथ राणा सांगा से युद्ध में मतलब शामिल था। जब राणा सांगा और बाबर का युद्ध हुआ था उस समय में बाबर के साथ युद्ध कर रहा था शेरशाह सूरी, यानी उस युद्ध में बाबर की साइड था। जब घाघरा का युद्ध हुआ तो वह महमूद लोदी की साइड हो गया, यानी महमूद लोदी की तरफ से युद्ध कर रहा है बाबर से। एक तरफ बाबर से युद्ध कर रहा है और एक तरफ बाबर के साथ युद्ध कर रहा है। यानी पहली बार जब वह भारत में था तो वह बाबर की तरफ से युद्ध कर रहा था और दूसरी बार उसने युद्ध किया बाबर के खिलाफ। तो वह जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, बाबर की सेना में काम कर चुका है, बाबर के साथ युद्ध में आया है और बाबर के खिलाफ भी युद्ध में आया है। तो वो सारी चीज़ें जानता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है और कहीं ना कहीं उसे नीतिगत प्रशासन सेना का अनुभव बहुत ज़्यादा है। इस वजह से भी उसने बहुत आसानी से इनको हरा दिया, है ना। तो शेरशाह सूरी जो है अधिक पावरफुल है। शेरशाह सूरी एक योग्य शासक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से ये हार रहे हैं, है ना। तो उसके पास ज्यादा सैन्य अनुभव है हुमायूं से और ये एक प्रमुख कारण बनता है जिसकी वजह से ये साहब हार गए। चलिए, हार जीत तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो ईश्वर के हाथ में है। कुल मिला के इनको भारत यहां से छोड़ना पड़ा। अब जब भारत इनको छोड़ना पड़ा तो इनकी सहायता इस पूरे प्रोसेस में, अब इनको भारत से इनका मामला खत्म हो गया। तो जब इनको भारत से बाहर जाना पड़ रहा है तो इनका एक व्यक्ति बहुत ही खास है जिसका नाम है बैरम खां। बैरम खां 1530 से ही हुमायूं के साथ काम कर रहा है और हुमायूं का बहुत ही विश्वस्त सहयोगी है। लेकिन बैरम खां साथियों एक शिया मुस्लिम है, जबकि हुमायूं एक सुन्नी मुस्लिम है। मुसलमानों में इसका बहुत चलता है, शिया और सुन्नी का बहुत ज़्यादा ही। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अब ये बैरम खां हुमायूं के साथ है। हुमायूं भारत छोड़ करके सबसे पहले जाते हैं सिंध में। सिंध इस समय में पाकिस्तान में पड़ता है। सिंध में जाकर के कुछ दिन शरण लेते हैं और सिंध में जाकर के क्या करते हैं साहब, सिंध में जाकर के हमीदा बानो बेगम से ब्याह करते हैं। हमीदा बानो बेगम, इनसे शादी कर लेते हैं। हमीदा बानो बेगम इनके गुरु की बेटी हुआ करती थी, उनसे इनका विवाह हो जाता है। तो सिंध में जाकर के हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लेते हैं। उसके बाद ये आगे जाते हैं और आगे ये जाते हैं अमरकोट में। अमरकोट, और अमरकोट में एक राजा थे जिनका नाम था राणा वीरसाल। तो अमरकोट के राजा राणा वीरसाल के महल में इनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम जन्म देती हैं। किसको जन्म देती हैं? अकबर को साहब। तो अकबर पैदा हो गया इन्हीं के महल में, याद रखना। अकबर किसके महल में पैदा हुआ? राणा वीरसाल के महल में पैदा हुआ, अमरकोट में, ठीक है। और यहाँ से अब अकबर बहुत छोटा है। अकबर जब पैदा हुआ तो इसके पास कोई पद नहीं था, इसके पास कोई पावर नहीं थी, ना कोई सेना थी, ना ही इसके पास कोई पावर थी। लेकिन जब अकबर पैदा हुआ तो इसने अपने बेटे के पैदा होने की खुशी में क्या किया? इसने अपने बेटे के पैदा होने की खुशी में लोगों में कस्तूरी बांटी। कस्तूरी एक हिरन होता है, उसके पेट से कस्तूरी प्राप्त होती है और बहुत अच्छी खुशबू उससे आती है, ऐसा कहा जाता है। तो जब ये कस्तूरी बांट रहा था तो इसने कहा कि जिस तरीके से कस्तूरी की खुशबू पूरे क्षेत्र में फैल रही है, वैसे ही मेरा बेटा भी एक दिन मेरे नाम को ऐसे ही फैलाएगा। और उसकी ये बात अक्षर से है सत्य साबित हुई। अकबर का जन्म लेना हुमायूं के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण चेंज था और यहाँ से उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा और हम कहें कि अकबर उसके लिए लकी साबित हुआ। अब यहाँ से वो भारत छोड़ देगा और बैरम खां जो है, बैरम खां इनको सलाह देंगे कि अगर आपको दोबारा से शासन सत्ता अपनानी है तो आप मेरा कहा मानिए। और मेरा कहा क्या मानिए कि मेरे साथ चलिए। कहाँ? मेरे साथ चलिए ईरान। और ईरान में जाकर के हम लोग वहाँ के जो शाह हैं उनसे सहायता मांगेंगे। और ईरान के जो शाह हैं उनका नाम था शाह तहमास्प। शाह तहमास्प के पास हम लोग चलते हैं। अब ईरान अभी भी चर्चा में है। ईरान क्या है? ईरान बेसिकली एक शिया कंट्री है, पूरा मुल्क शिया है। और हुमायूं कौन है? हुमायूं है सुन्नी, है ना। तो ये जाते हैं शाह तमास्प के पास और ये शिया है शाह तमास्प, और बैरम खां भी शिया है। शाह तमास्प उसको ऑफर करते हैं कि ठीक है हम तुम्हारी सहायता करेंगे, लेकिन तुम्हें उससे पहले शिया संप्रदाय को अपनाना पड़ेगा। तो मजबूरी में हुमायूं ने शाह तमास्प के आग्रह करने पर ईरान में जाकर के शिया सेक्ट को फॉलो करना स्टार्ट किया।
अपना जो सुन्नी टाइटल था वो छोड़ दिया, शिया को उसने अपना लिया और यहाँ से उसने सहायता प्राप्त की किसकी, ईरान के शाह के। ईरान के शाह के संपर्क में वह काफ़ी लंबे समय तक रहा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ वह अकेला आया है, अपनी पत्नी और बेटे को वह भारत में ही छोड़ आया है, ये उसके साथ नहीं है, उसके साथ केवल कौन है, केवल बैरम खां है। तो इस तरीके से वो यहाँ आया और उसने अपनी सेना बनाई ईरान के सहयोग से। और फिर साथियों 1553 में उसने क्या किया, उसने काबुल और कंधार को जीता। आपको याद होगा कि काबुल और कंधार हुमायूं ने किसको दिया था, काबुल और कंधार दिया था उसने अपने भाई अस्करी को, ठीक है। हाँ, तो अस्करी से काबुल और कंधार उसने जीत लिया। सॉरी, अस्करी को क्यों, कामरान को, सॉरी कामरान को, ठीक है। कामरान को उसने काबुल कंधार दिया था, तो उसने 1553 में काबुल और कांधार कामरान से वापस हासिल कर लिया। और यहां पर भी जो है, अगर हम जो है देखें तो हमें पता चलेगा कि इस स्थान पर भी हुमायूं ने दया दिखाई, ठीक है, दया दिखाई। उसने कामरान को मारा नहीं, ऐसा नहीं कि युद्ध में हार गया तो मार के खत्म कर देता, जबकि कामरान इतना दुष्ट था कि कामरान ने क्या किया, कामरान ने अपने बेटे के भाई जो कि था कौन, जो कि था अकबर, जब इसको पता चला कि हुमायूं मेरे ऊपर हमला करने आ रहा है तो इसने इसके बेटे को उठा लिया, अकबर को उठा लिया था कामरान ने, और ना केवल उठाया बल्कि किले की दीवार पर टांग दिया, ये सोच करके कि भई अगर ये मेरे ऊपर हमला करेगा तो मैं इसके बेटे को इसके खिलाफ यूज करूंगा। तो इतना दुष्ट था कामरान, लेकिन युद्ध में जीतने के बावजूद भी हुमायूं ने इसको मारा नहीं, केवल इतना किया, इसको अंधा करवा दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पर हमें एक तरफ ये भी पता चल रहा है कि हुमायूं कहीं ना कहीं दयालु चरित्र का है, लेकिन एक राजा के लिए दयालु होना अच्छी बात नहीं होती है, ये बात आप लोग जान लो, ठीक है। तो 1553 में वह भारत आता है और काबुल कांधार को फिर से जीतने का प्रयास करता है साथियों। और 1555 में वह एक इंपॉर्टेंट युद्ध करता है जिसे हम कहते हैं सरहिंद अथवा मच्छीवाड़ा का युद्ध। और ये जो सरहिंद या मच्छीवाड़ा का जो युद्ध है ये उसने किया है शेरशाह सूरी के वंशज सिकंदर सूर के साथ। सिकंदर सूर के साथ उसने ये युद्ध किया और सिकंदर सूर को इस युद्ध में हराने के बाद फिर से भारत पर कब्जा हो गया किसका, हुमायूं का। तो हुमायूं ने पुनः सत्ता प्राप्त कब करी है, हुमायूं ने पुनः सत्ता प्राप्त करी है 1555 में, ठीक है। भारत से बाहर कब हो गया, 1540 में। भारत से बाहर कितने समय के लिए रहा है, 15 साल। 1540 से 1555 तक का जो समय इसे हम कहते हैं निर्वासन का समय, निर्वासन, ठीक है, जब हुमायूं भारत से बाहर चला गया था। तो 1555 में उसने दोबारा गद्दी हासिल की और दोबारा गद्दी हासिल करने के पश्चात वह पहुंचता है दिल्ली में और वहां पर एक बिल्डिंग बनवाता है जिसका नाम था दीन पनाह। इसको हम शेरे मंडल भी कहते हैं, शेरे मंडल। ये क्या था, बेसिकली ये बिल्डिंग थी जो कि थी एक पुस्तकालय, और इसी पुस्तकालय की छत पर जो है हुमायूं एक दिन चढ़ा हुआ था, देख रहा था छत से ऊपर, और अचानक से शाम के समय की अजान होती है और अजान की आवाज़ सुनकर के हुमायूं तेजी से नीचे भागता है। मैं आपको बता दूं, हुमायूं बहुत ही ज्योतिष प्रवृत्ति का व्यक्ति था, यानी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके सभी हाथों में, सभी उंगलियों में जो है सोने की और विभिन्न रत्नों की, नगों की अंगूठियां बनी रहती थी। आपको पता होगा कि ज्योतिष वगैरह लोग जो मानते हैं वो विभिन्न रत्नों की अंगूठियां पहनते हैं जिससे ग्रह दशा कंट्रोल रहती है, ऐसा लोगों का मानना है। तो ये भी ऐसे ही मानता था। और तो और हर दिन के हिसाब से इसने अपने कपड़े डिसाइड कर रखे थे कि किस रंग के कपड़े पहनूंगा। जैसे उदाहरण के लिए सोमवार को ये सफ़ेद रंग के कपड़े पहना करता था, बृहस्पतिवार को पीले रंग के कपड़े पहना करता था, शनिवार को काले रंग के कपड़े पहना करता था। इस तरीके से अलग अलग रंगों के कपड़े ये पहना करता था। तो जब अचानक से अजान हुई तो शेर मंडल दीनपना ये पुस्तकालय की सीढ़ियों से अचानक से नीचे ये तेजी से उतरा और इसका पैर फिसल गया, और पैर फिसलने के पश्चात 1556 में इसी शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, ठीक है।
एक इतिहासकार है जिनका नाम है लेन पोल। लेन पोल इनके विषय में कहते हैं कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, जीवन भर ठोकर खाता रहा और अंत में ठोकर खाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये पूरा जो है जानकारी रही किसके बारे में, ये जानकारी रही हुमायूं के बारे में। अब इनकी मृत्यु के बाद इनका मकबरा भी है जो आपको पता होना चाहिए, है ना। इनका मकबरा अगर हम देखें तो इनका जो मकबरा है साथियों वो दिल्ली में ही है, और दिल्ली में जो इनका मकबरा है बहुत ही फेमस है, उसे हम कहते हैं हुमायूं का मकबरा। आप सब लोगों ने सुना होगा, ठीक है, हुमायूं का मकबरा। अब हुमायूं का मकबरा काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, ना केवल बड़ी बिल्डिंग है बल्कि हम कहें कि ये पूरा का पूरा एक कब्रिस्तान है। हुमायूं के बाद जितने भी राजा और उनके परिवारी जन हुए, जैसे राजा जब कोई मरेगा तो वो तो अपने लिए अलग मकबरा बनवाएगा, जैसे हुमायूं के बाद हुआ अकबर, तो अकबर ने अपने मरने के बाद अपना मकबरा जो है वो डिसाइड किया, आगरा में ही एक जगह है सिकंदरा वहाँ पर। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पर केवल जो है राज्य में केवल राजा ही मर रहा है, और भी तो लोग मर रहे हैं, यार दोस्त रिश्तेदार जो मुग़लों के परिवारी जन हैं वो भी तो मर रहे हैं। तो सबके लिए मकबरा नहीं बनेगा। तो मुग़लों के परिवारी जन जब कोई मरते थे राजा के अलावा, राजा मरेगा तो उसके लिए मकबरा बनेगा, लेकिन और लोग अगर मर रहे हैं तो उनको इसी हुमायूं के मकबरे में दफना दिया जाता था, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं मुग़लों का कब्रिस्तान। ये मुग़लों का कब्रिस्तान है, याद रखना, ठीक है। अगर राजा कोई मर रहा है, कोई बादशाह, तो वो तो जो है उसके लिए अलग बनेगा मकबरा, लेकिन अन्य परिवारी जन मर रहे हैं, चाचा ताऊ, वो सब इसी में ही हिल जाएंगे। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, याद रखना। अब हुमायूं का मकबरा जो है किसने बनवाया है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बनवाया है हुमायूं की बीवी ने, हमीदा बानो बेगम ने बनवाया है, याद रखना, हमीदा बानो बेगम ने इसको बनवाया है ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हुमायूं से जुड़ी हुई एक बुक भी है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हुमायूं से जुड़ी हुई एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, उस बुक का नाम है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा। और हुमायूं नामा की राइटर कौन है? वो है हुमायूं की बहन, चचेरी बहन, जिनका नाम है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, इन्होंने इसको लिखा है। और ये जो बुक है ये लिखी गई है साथियों फारसी में, याद रखना। तो ये हमारा इतिहास हुआ किसका? ये हमारा इतिहास हुआ हुमायूं का। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे हुमायूं से जो पेपर में आ सकते हैं या आए हुए हैं, वो सब हमने यहाँ डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।